सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं अम्बुज मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान सागर संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसके पहले कुछ बातें, ये जो करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं ये पहले भी आपको प्रोवाइड कराए गए थे संस्थान की तरफ से, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो लगातार जारी नहीं रह पाई। तो कुछ समस्याओं और टाइम की वजह से, समय की वजह से और कुछ समस्याओं की वजह से वो चीज़ें लगातार नहीं रह पाई। लेकिन अभी प्रयास हमारा रहेगा ये चीज़ें आपको लगातार मिलती रहें और आप आसानी से करंट अफेयर्स को तैयार करते रहें। तो आज का जो ये करंट अफेयर्स का वीडियो है आपके लिए जो ये बनाया है, इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट 2-3 दिन जुलाई के वो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगस्त। तो ये अगस्त करंट अफेयर्स के सेशन के नाम से रहेगा। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ते थे, आपको ध्यान होगा ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे पढ़ते थे तो हम लोग मंथ वाइज पढ़ते थे। तो यहाँ पर हम लोग अगस्त का करंट अफेयर्स लेकर चलेंगे और जो है पार्ट वाइज इसके वीडियोस आते रहेंगे। तो ये आज जो है इसका पहला वीडियो रहेगा और हर 2 दिन में आपको वीडियो मिलेगा। हो सकता है डेली आपको वीडियो ना मिले, 2 दिन में आपको वीडियो एक मिलेगा, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही रहेंगे। और बाकी जैसे आप पढ़ते हैं जो भी चीज़ें हैं, कई सारे वीडियोस आप देखते हैं यूट्यूब चैनल वगैरह पर ऑनलाइन, तो वहाँ पर एक ही वीडियो में 15 से 20-20, 25-25 क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पर आपके लिए वो लोग रखते हैं। लेकिन विश्वास करिए वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो आपको स्किप करनी होती हैं और आप समझ नहीं पाते हैं क्या स्किप करना है क्या नहीं स्किप करना है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए पहले ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। बाकी सारी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हटा दिया है। इस वजह से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो आप आसानी से तैयार करिएगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर ज़रूर बैठिएगा। ठीक है, इसमें ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम या फिर एप्लीकेशन पर, या टेलीग्राम, दोनों जगह आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। टेलीग्राम पर सभी लोग ऐड हो जाइएगा, जुड़ जाइएगा, वहाँ पर पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन अपना। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी है रूस। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा कि 30 जुलाई 2020 को जो एक ब्रिक्स जो आपका संगठन है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक है और वो 6वीं बैठक है इस बार, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय कोविड-19 का दौर चल रहा है। तो इस दौर में जो है ये बैठक ऐसे संपन्न नहीं हो पाना संभव, बैठक यानी कि किसी देश में जो है वो बैठक हो पाना संभव नहीं था। इस वजह से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई है। आंसर आपको बताना है किस देश की अध्यक्षता में। ऑप्शन है भारत, चीन, ब्राज़ील और रूस। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि रूस। रूस की अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। चलिए बाकी इसके और भी जो संबंधित तथ्य हैं, स्पष्टीकरण, उन पर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चर्चा में ये पहला पॉइंट है कि 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक, 6 ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। रूस ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने भाग लिया। ठीक है, यानी कि जैसे ब्रिक्स है आपका, तो ब्रिक्स में 5 देश हैं, अभी आगे बात करेंगे। ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, तो उन पांचों देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने यहाँ पर भाग लिया है इस बैठक में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली बैठक में। ठीक है, तो और अगला पॉइंट क्या है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, यानी भारत का पर्यावरण मंत्री कौन है? भाई भारत का जो पर्यावरण मंत्री होगा वही तो इस पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेगा। तो कौन है वो? प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। अगला पॉइंट है कि उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष 2021 में इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। यहाँ पर बताया गया है
कि अगले साल 2021 में जो ये ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक होगी, यानी कि 7वीं बैठक जो होगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि पिछले वर्ष 2019 में इस बैठक का आयोजन ब्राज़ील में हुआ था, यानी कि जो 5वीं बैठक थी ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की, वो ब्राज़ील में हुई थी। 6वीं अभी 2020 में रूस की अध्यक्षता में हुई है। अगर ये कोविड-19 ना होता तो ये बैठक रूस में आयोजित की जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। अगले साल 2021 में यह बैठक भारत अध्यक्षता करेगा इसकी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में आप सारी चीज़ें नोट करिएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा मैंने लैंग्वेज डाली हुई है, आप समझते हैं, समझदार हैं कैसे लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा केवल बातों को। चलिएगा बात करते हैं आगे। कुछ ब्रिक्स वगैरह के बारे में आपको बता देते हैं। ये पॉइंट सारे आपके मेरे हिसाब से आपको सारे समझ में आ गए होंगे। बैठक 30 जुलाई को हुई है। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक है, 6वीं थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने करी है। भारत का प्रतिनिधित्व जो है यहाँ पर किसने किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर ने, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। भारत इस बैठक की अध्यक्षता 2021 में करेगा। बस इतनी सी बात है। चलिएगा आगे हम लोग जो है ब्रिक्स के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बताते हैं। ब्रिक्स जो है आपका 5 देशों से मिलकर ये संगठन बना हुआ है। आप देख रहे हैं, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं, कई बार आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, जानते हैं आप लोग। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिक्स का फुल फॉर्म यानी कि 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में जो है कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे ब्रिक्स जो है, ब्रिक आपका यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे, ब्रिक, ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ब्रिक, यानी कि जब ये पहली बार फॉर्मेशन हुआ इसका, यानी जब पहली बार गठन हुआ इस संगठन का, तो केवल 4 देश थे, ब्राज़ील था, रूस था, इंडिया था और चाइना था। इस वजह से इसका नाम क्या होता था? ब्रिक नाम होता था। इसका जो है फॉर्मेशन ईयर है वो 2009 है, यानी कि ब्रिक जो है इसका फॉर्मेशन 2009 में हुआ। हालांकि इसका फाउंडेशन जो है वो 2006 में है। फाउंडेशन का मतलब है कि इस तरह का कोई संगठन बनाने की जो एक बात शुरू की गई थी इन 4 देशों के बीच में, वो 2006 में हुई और उसके बाद 2009 में इसका फॉर्मेशन हो गया। और पहला सम्मेलन भी इसका रूस में 2009 में हुआ था। ध्यान देना है आपको, पहला सम्मेलन जो ब्रिक्स का है वो कब हुआ था? 2009 रूस में हुआ था। इसके बाद फिर दोस्तों क्या है, ये जो एस, इसमें जो एक नाम जुड़ा हुआ है एस यानी कि साउथ अफ्रीका। तो ये साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पर कब ऐड होता है? तो साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड किया जाता है यहाँ पर, जब ब्रिक्स की जो है दूसरी जो बैठक है, दूसरी जो समिट है, वो चाइना में हुई थी और वहीं पर साउथ अफ्रीका को शामिल करने की बात कही गई थी। तो इसके बाद ये फिर क्या हो गया? इसके बाद ये यहाँ पर ब्रिक्स हो गया। तो 2009 में ये क्या था? 2009 में ये ब्रिक था, लेकिन फिर 2010 में ये जाके क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। आगे बात करते हैं, जो ये आपका ब्रिक्स है, ब्रिक्स की जो है सबसे लेटेस्ट समिट कौन सी है? तो ब्रिक्स की जो सबसे लेटेस्ट समिट है वो कौन सी है? 11वीं समिट। ध्यान दीजिएगा, एक यानी कि ब्रिक्स की एक कह सकते हो जो फाइनल एक समिट होती है, यानी एक मुख्य जो बैठक होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, वो जो है 11वीं सबसे लेटेस्ट हो चुकी है। वो कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो वो ध्यान देना है आपको, 13 से 14 नवंबर 2019, 13 से 14 नवंबर 2019 को, और कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील में। ठीक है, 13 से 14 नवंबर 2019 को ब्रिक्स की लेटेस्ट समिट जो 11वीं समिट है वो ब्राज़ील में हुई थी, और 12वीं जो है वो रूस में प्रस्तावित जुलाई 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण ये अभी नहीं हो पाई है। तो इस वजह से ध्यान रखना आपको कि 11वीं बैठक ब्रिक्स की लेटेस्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक बैठक हर साल चलती रहती है, 11वीं, 12वीं, 13वीं होगी, 14वीं होगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है
कि इसके अलावा और भी अन्य बैठकें चलती हैं। जैसे ये इस बार अभी क्या है, ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक है, इसी प्रकार से ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों की बैठक होती है, इसी प्रकार से ब्रिक्स के जो केंद्रीय बैंक हैं उनके गवर्नर्स की बैठक होती है। तो ये अलग अलग बैठकें भी चलती रहती हैं विभाग के हिसाब से, लेकिन जो एक मुख्य कॉन्फ्रेंस होती है वो इस बार 11वीं ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया कैपिटल में हुई थी, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनकी अध्यक्षता में हुई थी। चलिएगा आगे ब्रिक्स के कुछ इम्पोर्टेंस पर बात करते हैं। तो ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर जो है इन 5 देशों, ब्रिक्स के 5 देशों में 42% दुनिया की 42% आबादी ब्रिक्स के देशों में निवास करती है। एक बड़ा नंबर है ये, यानी कि केवल आप 8% दूर हैं और ये दुनिया की आधी आबादी हो जाएगी केवल इन 5 देशों में। लगभग आप आधी आबादी मान भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भारत है, चाइना है, 2 टॉप कंट्री हैं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो दुनिया की 23% जीडीपी, दुनिया की जीडीपी जो है उस जीडीपी में इस ब्रिक्स का 23% का रोल रहता है। और इसके बाद अगर बात करें व्यापारिक हिस्सा, जो वैश्विक व्यापारिक हिस्सा है उसमें ब्रिक्स 17% हिस्सा अपना शेयर करता है, यानी कि दुनिया की 42% आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है, दुनिया की 23% जीडीपी केवल ब्रिक्स देशों की वजह से, यानी कि इसका योगदान है, और व्यापारिक हिस्सा जो है वो ब्रिक्स देशों का 17% है दुनिया में। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट एक संगठन आपका है, तो ध्यान रखना है। और इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है ब्रिक्स का, ये भी मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है। जिस देश में लेटेस्ट यानी कि समिट या कॉन्फ्रेंस हुई होती है वही इसकी अध्यक्ष माना जाता है, और वही इसका हेडक्वार्टर भी मान सकते हैं आप। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस, यानी कि दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सारी चीज़ें आप एकदम नोट कर लीजिएगा अच्छे से, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे मैंने बताया आपको सारा सब कुछ आप नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये है अपना कि 31 जुलाई 2020 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए क्या किया गया, उसको वहाँ पर नामित किया गया है, ठीक है, वो नॉमिनेट हुआ वहाँ पर। तो क्या ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति को ब्रिटिश की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नॉमिनेट किया गया है। ऑप्शन है आशा खेमका, सेकंड ऑप्शन है प्रेम सिक्का, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड स्वराजपाल, और चौथा ऑप्शन है प्रीति पटेल। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक कोई सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर बी, प्रेम सिक्का, ठीक है। तो प्रेम सिक्का को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया है। आइए देखते हैं इसके कुछ स्पष्टीकरण पर, इसके कुछ तथ्य जो हैं, फैक्ट हैं, वो बात करते हैं। स्पष्टीकरण लिखा हुआ है कि 31 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के शिक्षाविद प्रेम सिक्का को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए क्या किया गया, उनको वहाँ पर चुना गया है। वे इस सदन के 36 नए सदस्यों में से एक हैं, यानी ध्यान दीजिएगा 31 जुलाई 2020 को प्रेम सिक्का के साथ साथ इनको मिलाकर टोटल 36 सदस्य वहाँ पर नॉमिनेट हुए, और उनमें से एक हैं प्रेम सिक्का, ठीक है। और वह क्या हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, वह उत्तरी इंग्लैंड के शेफील्ड विश्वविद्यालय में अकाउंटिंग के एक एमरिटस प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, यानी कि एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, और इनको वहाँ पर ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वहाँ पर लाया गया है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो क्या है, देख लीजिएगा, पता होगा कई लोगों को। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटिश संसद का जो अपर हाउस है, यानी कि जो उच्च सदन है, जैसे कि हम लोग अपने यहाँ क्या कहते हैं, हमारा जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके 2 हाउस हैं, 2 सदन हैं। एक आपका अपर हाउस राज्यसभा, दूसरा आपका लोअर हाउस है जो कि किसको लोकसभा बोलते हैं। अपर हाउस हमारे यहाँ राज्यसभा है और लोअर हाउस लोकसभा है, अपर हाउस राज्यसभा है। इसी प्रकार से ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और लोअर हाउस को वहाँ पर बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, ध्यान देना है। ब्रिटिश संसद के अपर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहीं पर प्रेम सिक्का को लाया गया है। तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है अच्छा सा। यहाँ पर एक ऑप्शन और इम्पॉर्टेंट है जिस पर आप ध्यान दे सकते हो, चौथा ऑप्शन जो लिखा हुआ है प्रीति पटेल।
ये जो प्रीति पटेल हैं ये कौन है? तो ये प्रीति पटेल जो है दोस्तों ये ब्रिटेन में गृह मंत्री हैं और भारतीय मूल की ही हैं। भारतीय मूल की पहली महिला हैं जो ब्रिटिश सरकार में गृह मंत्री बनती हैं। तो ये भारत के लिए भी गर्व की बात है और दुनिया के लिए भी एक मैसेज है कि भारतीय जो हैं, भारतीय भी कहीं ना कहीं जो है किसी भी क्षेत्र में कहीं पर पीछे नहीं है। वो चाहे अमेरिका हो, किसी भी देश में, चाहे ब्रिटेन हो, चाइना हो, कहीं पर भी हो, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र हो, या फिर वो चाहे आपका कोई भी क्षेत्र हो, इनमें से आप देखते हैं कोई ना कोई न्यूज़ आप ऐसी पढ़ते रहते हैं। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि हाल ही में कौन सा एक भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटिश संसद में नॉमिनेट हुआ है हाउस ऑफ लॉर्ड में, तो वो कौन है? प्रेम सिक्का हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हो आपके सामने है कि 2 अगस्त 2020 को कमल रानी वरुण का निधन हो गया, वह कौन थी? ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि 2 अगस्त 2020 को कमल रानी वरुण का निधन हो गया, वह कौन थी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की पर्यटन मंत्री, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की बाल विकास मंत्री और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आंसर इसका? इसका आंसर सेकंड है। उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री थी वो, प्राविधिक शिक्षा मंत्री भी कह सकते हैं आप, और उनका निधन अभी हाल ही में हो गया है। 2 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री हैं कमल रानी वरुण। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण लिखा हुआ है कि 2 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इनको कोरोना हो गया था अभी कुछ दिन पहले, 6 से 7 दिन पहले, यानी कि 2 अगस्त से 4 दिन 5 दिन पहले इनको कोरोना संक्रमण हुआ था, रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और ये हॉस्पिटलाइज्ड भी हुई, हॉस्पिटल में भर्ती हुई, एडमिट हुई, लेकिन इनकी जो है हालत में सुधार नहीं आया, इस वजह से इसका डेथ हो गई। और उत्तर प्रदेश में किसी मंत्री की कोरोना की वजह से डेथ हुई हो, ऐसा ये पहला मामला है। वह कानपुर की घाटमपुर सीट से विधायक थी। कानपुर जो है आपका, तो कानपुर की एक विधानसभा सीट है घाटमपुर, वहाँ से ये विधायक थी और वह 11वीं और 12वीं लोकसभा में बतौर सांसद भी चुनी जा चुकी हैं। यानी इस बार इस समय कौन सी लोकसभा चल रही है? इस समय 17वीं लोकसभा चल रही है और वह 11वीं और 12वीं लोकसभा में 2 बार लोकसभा सांसद भी बन चुकी हैं। और वह 21 अगस्त 2019 को मंत्रिमंडल यानी कि उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है उसमें फेरबदल हुआ था। 21 अगस्त 2019 को उसमें कुछ चेंजेस हुए थे और उसी चेंजेस के दौरान इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कौन है? कमल रानी वरुण, उत्तर प्रदेश की प्राविधिक यानी कि तकनीकी शिक्षा मंत्री, जो कि घाटमपुर सीट से विधायक थी। उनका कोरोना की वजह से निधन हो गया है। कोरोना की वजह से किसी मंत्री का निधन हुआ हो उत्तर प्रदेश में, यह पहला मामला है। और वह 11वीं तथा 12वीं लोकसभा में लोकसभा सांसद भी बनाई जा चुकी हैं, यानी कि बन चुकी हैं, इलेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो आप भी जो है स्वस्थ सुरक्षित रहिएगा एकदम। कोविड-19 जो है इस समय अपने एकदम पूरे पीक पर है और इसका संक्रमण का खतरा इस समय बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग जो है खुद को सुरक्षित रखिएगा, बचाव करिएगा और अपने घर वालों का भी बचाव करिएगा। यानी कि एक प्रकार से आपको अवेयर रहना है, सतर्क रहिएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है आज का और चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 28 जुलाई, 30 जुलाई, 25 जुलाई और 31 जुलाई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका उत्तर बी, यानी कि 30 जुलाई। ठीक है, तो 30 जुलाई को क्या बनाते हैं? विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाते हैं। आइए इसके स्पष्टीकरण पर ध्यान देते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण है 30 जुलाई 2020 को संपूर्ण विश्व में मानव तस्करी निरोधक दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स मनाया गया है। इसका मुख्य विषय क्या है इस बार? इसका मुख्य विषय था इस बार, क्या था मुख्य विषय? थीम थी जो इस बार वो थी कमिटेड टू द कॉज
वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कुल मिला के फ्रंट लाइन पे आकर काम करना है। और किस लिए काम करना है? जो ये मानव तस्करी है, जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसको समाप्त, इसको ख़त्म करने के लिए काम करना है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य है आपका कि मानव तस्करी को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाना। कोई भी दिवस अगर मनाते हैं तो उस चीज़ की अवेयरनेस के लिए, उसकी जागरूकता के लिए ही मनाया जाता है। उस पर अधिक काम करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। यहाँ पर इसका उद्देश्य यही है कि मानव तस्करी को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पर एक ग्लास पॉइंट देखिएगा, ये ध्यान देने वाला पॉइंट है आपके लिए। पॉइंट ध्यान देना ये है कि मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय UNODC के आंकड़ों के अनुसार तस्करी की पीड़ितों में 49% महिलाएं हैं तथा 23% लड़कियां हैं। यानी कि मानव तस्करी में जो पीड़ित हैं उनमें महिलाओं और लड़कियों की संख्या भी काफ़ी अधिक है, जो कि चिंता का विषय है। इसी वजह से इसका क्या करना है, इस पर ऐसा काम करना है कि इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके। इस दिवस को मनाने के लिए जो आंकड़े वगैरह प्रस्तुत करता है या इस दिवस को जो मनाता है वो संस्था कौन है? संस्था है, ध्यान दे रहे हैं आप, UNODC। UNODC हिंदी में इसको पूरा क्या बोलते हैं? मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय। इसका अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगा? इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ये UND क्या लिखा था? UNODC। तो UN से तो हो गया आपका यूनाइटेड नेशंस, O फॉर हो गया ऑफिस, D फॉर हो गया ड्रग्स एंड C फॉर हो गया क्राइम। पूरा नाम क्या होगा इसका? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो क्या है? 1997, यानी कि 1997 में इसकी स्थापना हुई थी UNODC की। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्तों? हेडक्वार्टर एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड हैं, UNODC के जो हेड हैं, की हेड हैं, ठीक है, फीमेल हैं। क्या नाम है उनका? मिसेस घदा। और कुछ नहीं पढ़ना आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, WALY, यानी कि क्या लिखा हुआ है? मिसेस घड़ा, या इसको घड़ा पढ़ लो आप, जो आपकी मर्जी हो। लेकिन कभी अगर ये मिल जाए तो उनके सामने उनको घड़ा मत बोलिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या कौन है? मिसेस घड़ा वैली। ये इजिप्ट से हैं और ये क्या है? UNODC की क्या हेड हैं, जो कि 1 फरवरी 2020 से हैं। तो ध्यान देना आपको, मानव तस्करी निरोध दिवस जो कब मनाते हैं, मैंने बताया आपको 30 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन 20 का सही था। क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य विषय क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लिख लीजिएगा। और ये जो आंकड़े मैंने बताए हैं, इन आंकड़ों को भी आप लिख लीजिएगा। UNODC के बारे में जो जानकारी दी है उसको भी लिख लेना। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 1997 में हुई। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर है। हेड इसकी कौन है? तो हेड है इसकी कौन हेड है? घदा वैली, जो कि इजिप्ट से हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, 28 जुलाई 2020 को भारतीय ओलंपिक संघ IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने सत्र 2021-22 के लिए यहाँ पर 2020-21 लिख लीजिएगा आप, ये जो है यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। 2020-21 के लिए किसकी अध्यक्षता में 11 सदस्यीय भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ CGA ऑफ इंडिया का गठन किया हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है नरेंद्र बत्रा, B ऑप्शन है RK आनंद, C ऑप्शन है अनिल खन्ना एंड D ऑप्शन है अर्जुन मुंडा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन A नरेंद्र बत्रा। ठीक है, आइए इसके कुछ स्पष्टीकरण जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उस पर देखते हैं, नज़र डालते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। इसके फैक्ट जो है देखिएगा, लिखा हुआ है कि 28 जुलाई 2020 को भारतीय ओलंपिक संघ
एक संगठन है भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसने क्या किया है, सत्र 2020-21 के लिए भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ सीजीए ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन करने की घोषणा की। हुआ क्या इसमें कि 11 सदस्यीय भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ का गठन भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति में बत्रा के अलावा भारतीय ओलंपिक संघ के वरिष्ठ अधिकारियों आर के आनंद, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, अनिल खन्ना, ये भी उपाध्यक्ष हैं, राजीव मेहता, ये महासचिव हैं, आनंदेश्वर पांडे कोषाध्यक्ष हैं। इन लोगों को भी वहां पर उन 11 लोगों में शामिल किया गया है। भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ वर्ष 2020 में बर्मिंघम में, यानी कि जो इंग्लैंड का बर्मिंघम है, वहां पर होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों सहित राष्ट्रमंडल देशों से जुड़े मामलों के संदर्भ में सीजीएफ के साथ काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब मैं आपको समझा दूं कि ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसने एक नया संघ बनाया है और उस संघ का नाम क्या है, भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ। और वो किसकी अध्यक्षता में बना है, नरेंद्र बत्रा की अध्यक्षता में बना है, जो कि खुद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। इसका काम क्या होगा, तो ये नीचे अभी आपने पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रमंडल जो है ये खेल संघ जो ये होगा सीजीए ऑफ इंडिया, ये 2022 में जो बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल होंगे उनसे जुड़े मामलों पर काम करेगा और राष्ट्रमंडल देशों के साथ खेल से जुड़े मामलों पर भी खेल से जुड़े संदर्भ में काम करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा होता है। और यहाँ पर जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का नाम आया, यानी कि IOA। इसके बैकग्राउंड क्वेश्चंस की बात करेंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है ये 1927 में बना था। हालांकि अभी आप देख रहे हो सीजीए ऑफ इंडिया तो 2020 में बन रहा है, अभी आपके सामने बना। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है जो है ये 1927 में बना था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो नरेंद्र बत्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। महासचिव कौन है, नीचे अभी आपने पढ़ा था, क्या लिखा हुआ था, राजीव मेहता इसके महासचिव हैं। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या करता है, जो दुनिया भर में ये ओलंपिक स्पोर्ट्स होते हैं, खेल होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल है, ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कैसे करेगा, इन चीज़ों पर विचार करना, खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना आदि काम जो भी होते हैं राष्ट्रमंडल खेलों और एशियन गेम्स और ये इस तरह के जो भी ओलंपिक गेम्स हैं उनसे जुड़े खेलों पर काम करने के लिए। तो समझ में आ गई होंगी आपको चीज़ें। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, यानी कि छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है। लिखा हुआ है कि 22 जुलाई 2020 को श्रीलंका की महिला तेज गेंदबाज श्रीपाली विरक्कोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने अपना अंतिम मैच किसके विरुद्ध खेला। ठीक है, तो यानी कि श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम है, जो महिला क्रिकेट टीम है, उसमें एक तेज गेंदबाज है, उनका नाम क्या है, श्रीपाली विरक्कोडी। और उन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उन्होंने अपना अंतिम मैच किसके विरुद्ध खेला। ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या फिर इंग्लैंड। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो सही आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अपना अंतिम मैच खेला हुआ था। कुछ इनके जो तथ्य हैं उस पर बात कर लेते हैं स्पष्टीकरण पर। 22 जुलाई को श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम के गेंदबाज श्रीपाली विरक्कोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। श्रीपाली ने वर्ष 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था, यानी कि श्रीपाली का डेब्यू मैच 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ था। उन्होंने 89 वनडे मैचेस और 58 T20 मैचेस में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है, उसको रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने 89 वनडे क्रिकेट मैचेस में 722 रन बनाए हैं और 58 विकेट भी उन्होंने हासिल किए हैं। और अपने T20 मैचों में उन्होंने 200 रन बनाए और 31 विकेट हासिल किए। अब यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर लिखा हुआ है कि उन्होंने अपना अंतिम T20 मैच नवंबर 2018 में बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था। ठीक है, यानी कि उनका अंतिम मैच जो था वो T20 था। कोई भी अंतिम मैच उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ही खेला और वो T20 था। ठीक है, 2013 और 17 में जो ICC महिला वर्ल्ड कप हुआ उसमें 2018 में जो आयोजित ICC महिला T20 विश्व कप में वह श्रीलंकाई टीम में शामिल थी। विगत माह में विरक्कोडी ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिटनेस से फिटनेस ट्रेनर के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाली श्रीलंका की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। सारे पॉइंट्स आपको लिखने नहीं है, आप केवल ये ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका
कि ये हैं, आपसे पूछ सकता है कि इस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यास घोषणा की किस देश से संबंधित है, तो श्रीलंका से है। और श्रीलंका से हैं तो इन्होंने अपना पहला मैच किसके खिलाफ कब खेला और अंतिम मैच किसके खिलाफ और कब खेला, बस इससे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यही कोई इंडियन क्रिकेटर होता तो उसके बारे में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। चलिएगा आगे बढ़ते अपने 7वें क्वेश्चन पर। तो अपना 7वां क्वेश्चन है कि 29 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया गया है। इस वर्ष लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो यानी कि भारत का जो एक मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्या किया है, कुछ पुरस्कार घोषित किए हैं। पुरस्कारों का नाम क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। तो इसमें पूछ रहा है कि इस वर्ष लाइफ टाइम उत्कृष्टता यानी कि जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है उसके लिए पुरस्कार किसे दिए जाने घोषणा की गई। ऑप्शन अशोक साहनी, ऑप्शन बी डॉक्टर विदिता DS खांडे पारकर, ऑप्शन सी डॉक्टर इंद्रशेखर सेन, ऑप्शन डी डॉक्टर MA आत्मानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि प्रोफेसर अशोक साहनी, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का ये अवार्ड दिया गया है। बाकी इसके कुछ और भी पुरस्कार हैं, उनको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है कि 29 जुलाई को वही बात लिखी है कि पृथ्वी विज्ञान प्रणाली में उत्कृष्टता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किए हैं। कुछ जो प्रमुख पुरस्कार हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यानी कि अलग अलग क्राइटेरिया हैं पुरस्कार के, अलग अलग पुरस्कार हैं, अलग अलग व्यक्तियों को दिए गए हैं। पहला क्राइटेरिया है कि समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है विशाखापट्टनम के यानी कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है उसके प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर VVS शर्मा तथा राष्ट्रीय ध्रुवीय केंद्र एवं समुद्र अनुसंधान के निदेशक डॉक्टर M रविचंद्रन को दिया गया। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, ये किसे दिया गया, तो ये दिया गया तिरुवनंतपुरम के VSAC के वैज्ञानिक SF डॉक्टर S सुरेश बाबू। और तीसरा कैटेगरी है भूविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, ये दिया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग के NV चलापति राव को। ठीक है, यानी कि BHU जो है आपका वहाँ के जो जियोलॉजी विभाग के हैं उनको दिया गया है NV चलापति राव। समुद्र प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, तो राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के निदेशक डायरेक्टर डॉक्टर MA आत्मानंद को दिया गया। महिला वैज्ञानिक के लिए डॉक्टर अन्नामणि राष्ट्रीय पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूरा यानी कि विस्तृत तरीके से नहीं पूछता है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि डॉक्टर अन्नामणि राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर अन्नामणि राष्ट्रीय पुरस्कार महिला वैज्ञानिक को दिया जाता है और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, जो कि इस बार वरिष्ठ डॉक्टर विदिता DS खांडे पारकर को दिया गया। लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार जो है वो पहले ही मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर अशोक साहनी को दिया गया। क्वेश्चन थोड़ा ये लंबा है, इसकी लैंग्वेज लंबी है, तो आपको जो है सभी क्राइटेरिया के जो पुरस्कार वो लिखने हैं, खास करके लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार और ये डॉक्टर अन्नामणि पुरस्कार, ये दोनों चीज़ें, और भूविज्ञान यानी कि जियोलॉजी वाला पुरस्कार, ये आपको तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये लिखने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लंबा था, इसमें और कोई पॉइंट ऐसे याद करने वाला नहीं है। बाकी इसके जो है कुछ फैक्ट पर आप बात करते हैं कि जो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है आपका अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, उसके मंत्री कौन हैं, तो विद्यार्थियों उसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कौन है इसके मंत्री, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह इसके कैबिनेट मंत्री हैं। और YS चौधरी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको कैबिनेट मंत्री का नाम तो आप याद कर लोगे, लेकिन आपको राज्य मंत्री का नाम नहीं याद होगा, जो कि कभी कभी आपसे पूछ लेता है। इस वजह से ध्यान देना है आपको कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं और राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर कौन है, YS चौधरी हैं। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो हैं वो स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्री हैं तथा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, हर्षवर्धन के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं मैंने बता दिया है आपको, सारी चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले 8वें क्वेश्चन की तरफ, और अपना 8वां क्वेश्चन ये है कि
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 26 जुलाई, ऑप्शन 28 जुलाई, ऑप्शन 29 जुलाई और ऑप्शन डी है 30 जुलाई। तो आंसर आपको पता होना चाहिए, आसान है, पता है आपको। इसका आंसर सी है 29 जुलाई। इसके स्पष्टीकरण पर बात करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको अपनी कॉपी पर जरूर नोट करिएगा। ठीक है, जिस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल रहा है उसी प्रकार से आप इनको लिखिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो 29 जुलाई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, मनाया गया इस बार भी। उद्देश्य क्या होता है इसका? विश्व में बाघों के निवास स्थान का संरक्षण करना और उनके निवास स्थानों का विस्तार करना और उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। तीन प्रमुख बातें यहाँ आपको दिखाई दी हैं कि जो विश्व है पूरा, उसमें जहाँ जहाँ पर बाघ रहते हैं उनके निवास स्थानों को सुरक्षित करना है, उनको संरक्षित करना है और उनके निवास स्थानों को विस्तार करना यानी कि बढ़ाना है और उनको जगह देना। जैसे हम लोग अपने निवास स्थानों का विस्तार करते हैं, घर अपना हम लोग बनवाते हैं, नया घर बनवा लिया, दूसरा तीसरा घर, इसी प्रकार से बाघों के घरों को भी विस्तारित करना है और उनकी स्थिति के बारे में लोगों को जागरूक करना है। 2020 का जो थीम है, मुख्य विषय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसको आप लिख लीजिएगा। 2020 का जो बाघ दिवस का मुख्य विषय है वो क्या है? देयर सर्वाइवल इज इन अवर हैंड्स, यानी कि जो उनकी सुरक्षा है या उनका जो सर्वाइवल है वो हमारे हाथों में है। अगर हम चाहें तो वो सुरक्षित रह सकते हैं, वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है कुछ इसके फैक्ट लिखे हुए हैं कि वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। यानी ये निर्णय कब लिया गया? 2010 में निर्णय लिया गया था। रूस में सम्मेलन हुआ था, बाघ सम्मेलन, वहाँ पर निर्णय लिया गया और तब से हर साल 29 जुलाई को मनाया जाने लगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस सम्मेलन में वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। यानी इस सम्मेलन 2010 के सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी कर देनी है। अगला पॉइंट है, दरअसल अवैध शिकार और वनों के नष्ट होने के कारण विश्व के कई देशों के में बाघों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। दोस्तों ये सही बात है, अवैध शिकार और वनों के नष्ट होने के कारण ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल में हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। ठीक है, कौन सा टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर है। बाघों के संरक्षण के लिए प्राइम मिनिस्टर उस समय इंदिरा गांधी जी थी और उन्हीं की सरकार में ये काम हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर जो कि इंपॉर्टेंट होगा। वर्तमान में भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व और बफर क्षेत्र हैं। टाइगर रिजर्व, कोर एंड बफर एरियाज हैं 50। ठीक है, अगला पॉइंट और क्या है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2967 है। यानी कि 2018 में एक रिपोर्ट आई, अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट, जिसमें बाघों की जनगणना की गई, बाघों की संख्या गिनती की गई और बाघ टोटल कितने निकल कर आए? 2967, 2967। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ। ठीक है, चीज़ें ये हैं कि जो बाघ की जनगणना है भारत में वो कौन करता है, वो कौन सी संस्था है? तो NTCA नाम की एक संस्था। कौन सी संस्था है? एक संस्था है NTCA नाम की संस्था है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो है अथॉरिटी इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि 2005 में ये बनी थी और इसका यही काम था कि बाघों की संरक्षण पर कैसे काम किया जाए और बाघों की जनगणना के लिए इसका गठन हुआ। तो ये जब 2005 में गठन हो गया इसका, तो ये 2006 से, कब से दोस्तों? 2006 से ये प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष नहीं, प्रति 4 वर्ष पर बाघों की जनगणना करता है। तो पहली जनगणना कब हुई? 2006, दूसरी कब हुई? 2010, तीसरी कब होती है? 2014 और चौथी कब होती है? 2018। पांचवी कब होगी? 2022 में होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, NTCA बाघों की जनगणना करता है। तो 2018 वाली रिपोर्ट में 2967 बाघ जो हैं वो टोटल इंडिया में निकल कर आते हैं। और सबसे अधिक बाघों की संख्या भारत में दर्ज की गई, जो कि इस बार 18 की रिपोर्ट में, वो कौन सा स्टेट था आपका? MP में 526 बाघों की गिनती दर्ज की गई, जो कि सर्वाधिक है और इसी वजह से MP को टाइगर स्टेट बोला जा रहा है। इसके बाद दूसरा जो है भारत का राज्य वो है आपका कर्नाटका।
ठीक है, दूसरा राज्य कौन सा है? कर्नाटका, वहां पर 524 बाघ हैं। और तीसरा आपका राज्य है उत्तराखंड। तीसरा राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, जहां पर 442 टाइगर्स की गिनती की गई है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश 526 बाघ हैं, कर्नाटका 524 बाघ, उत्तराखंड 442 बाघ, ये टॉप 3 स्टेट। इसके बाद अगर हम अपने जो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश उसकी बात करें, तो हमारे उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या इस रिपोर्ट में 2018 की रिपोर्ट में 173 है, जो कि 2014 से बढ़ी है। यानी कि 2014 वाली रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 117 थी और अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 173 हो गई है। ओवरऑल इंडिया अगर पूरे देश की बात करें तो बाघों की संख्या 2014 में 2226 थी। ध्यान दीजिएगा, कितनी थी? 2226, जो कि बढ़कर 2018 की रिपोर्ट में कितनी हो गई? अभी मैंने आपको बताया 2967 हो गई है। ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये सारे पॉइंट आप लिखते रहिएगा, पॉइंट टू पॉइंट जो मैं आप बोलता चल रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे कम बाघ अपने देश में कौन से राज्य हैं सबसे कम बाघों वाले, तो हमारा गोवा है। गोवा में 2018 की रिपोर्ट में केवल 3 बाघों की गणना की गई है, केवल 3 बाघ। ठीक है, 3 बाघ हैं केवल, 1 2 3। और इसके बाद जो झारखंड है, तो जो झारखंड है वहां पर कितने बाघों की गिनती की गई इस बार? 5 बाघों की गिनती झारखंड में की गई। तो ये सारी चीजें जो है आप ध्यान रखिएगा। और बाघ जो है वो हमारा राष्ट्रीय पशु हुआ करता, राष्ट्रीय पशु है, सॉरी, हुआ करता नहीं है। 1972 से जो है वो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। इससे पहले 1972 से पहले राष्ट्रीय पशु क्या होता था? शेर होता था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेर और बाघ दोनों को संरक्षण प्राप्त है। तो समझते हैं हम कि आपको सारी जानकारी मैंने यहाँ पर बाघों की रिपोर्ट के बारे में दे दी है, क्योंकि बाघ दिवस था 29 जुलाई को, इस वजह से सारी चीज़ें ये मैंने एक बार आपको बता दी हैं। हालांकि ये न्यूज़ पुरानी है, लेकिन जब तक नई रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये न्यूज़ आपके लिए नहीं रहेगी। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी आपको, एक एक करके आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अपना है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? क्या लिखा हुआ है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जुलाई, बी है 29 जुलाई, सी है 30 जुलाई और ऑप्शन डी है 28 जुलाई। उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी है, यानी कि 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। बात करें इसके स्पष्टीकरण पर, तो लिखा हुआ है कि 28 जुलाई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। इसका इस बार मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय था इस बार हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। क्या था मुख्य विषय? थीम क्या थी इस दिवस की इस बार? हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। उद्देश्य क्या है? हेपेटाइटिस रोग की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके आंकड़ों पर बात करते हैं। लिखा हुआ है कि उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में 63वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में हेपेटाइटिस बी वायरस के खोजकर्ता व नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर बारूच सैमुअल ब्लूमबर्ग के जन्म दिवस को इस दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो एक लाइन में मैं आपको बता दूं कि ये 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है। 28 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन प्रोफेसर बारूच सैमुअल ब्लूमबर्ग का जन्मदिन होता है। ये कौन है प्रोफेसर बारूच सैमुअल? ये हेपेटाइटिस बी वायरस के खोजकर्ता हैं और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर ये चीज़ मनाते हैं। और ये निर्णय कब लिया गया था? 2010 के 63वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में, WHO का जो सम्मेलन होता है उसमें ये निर्णय लिया गया था। अगला यहाँ पर जो है एक आंकड़ा दिया गया है कि WHO के अनुसार विश्व भर में 325 मिलियन व्यक्ति हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित हैं। ठीक है, कितने? 325 मिलियन व्यक्ति केवल हेपेटाइटिस की 2 कैटेगरी बी और सी से संक्रमित हैं। इसके अनुसार प्रतिवर्ष 9 लाख, क्या लिखा हुआ है? 9 लाख व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा नंबर है ये। प्रतिवर्ष 9 लाख व्यक्ति हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण से मरते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस के मुख्यतः 5 प्रकार हैं, 5 कैटेगरी हैं, ए बी सी डी और ई। अकेले केवल ए और बी के से पीड़ित व्यक्ति 325 मिलियन व्यक्ति हैं और प्रतिवर्ष 9 लाख लोगों की हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण से मरने से होती है। तो ये दोस्तों, अब हम लोग बात करें, ये तो सारी चीज़ें आपको PDF में दिख रही हैं। बात करें इसके हम लोग हेपेटाइटिस बी है क्या? तो हेपेटाइटिस बी जो है एक सामान्य लीवर यानी कि यकृत का संक्रमण है। यानी एक सामान्य संक्रमण है जो कि लीवर या इसको क्या यकृत में होता है। और ये होता क्यों है? तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। कौन से वायरस के कारण होता है?
हेपेटाइटिस बी वायरस HBV जो है उसके कारण ये संक्रमण फैलता है। और ये संक्रमण कैसे फैलता है, संक्रमण होता कैसे है, संक्रमण जो है एक दूसरे से ट्रांसफर होता है। जैसे इस समय जो है आपका कोविड-19 है, उसी प्रकार ये भी एक दूसरे से फैलता है रक्त के द्वारा। एक सुई से कई लोगों, वही सुई कई लोगों में, जैसे कि जो है सुई है, निडल है, एक व्यक्ति को यूज की गई, दूसरे को यूज कर दी गई, तीसरे को यूज कर दी गई, तो सब में फैलता चला जाता है ब्लड के कारण। और भी कई कारण इस तरीके से फैलता है संपर्क में आने से। अधिकांश वयस्क व्यक्ति, इसमें है क्या कि अधिकांश वयस्क व्यक्ति जो हैं इससे आसानी से छुटकारा पा लेते हैं, परंतु कुछ वयस्क और बच्चों के लिए एक खतरा बन जाता है। और ये सबसे खतरनाक क्यों है, ये इसको रिस्क क्यों इसको लेते हैं इसको रिस्क में, क्योंकि यह एक शांत संक्रमण है। कैसा संक्रमण है, एक शांत संक्रमण है जो बिना जानकारी के ही संक्रमित कर देता है। बिना जानकारी के, लोगों के बिना जानकारी के ये उनको इफेक्ट कर देता है, और वो लोग अनजान रहते हैं, जो इफेक्टेड लोग होते हैं वो अनजान रहते हैं, और एक से दूसरे तक आसानी से ये चीज़ें पहुंचा देते हैं। इस वजह से खतरनाक है, समझ में नहीं आता है। जैसे कि आपका कोविड-19 है, तो कोविड-19 भी जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि शुरुआती कुछ दिनों तक आपको यानी कि लक्षण आते ही नहीं, लेकिन आप संक्रमित होते हैं, व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको शुरुआती दिनों तक कोई लक्षण समझ में नहीं आते। जब तक उसको लक्षण समझ में आते हैं तब तक वो कई और लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। तो यही तो इसका रिस्क है कोविड-19 का। इसी प्रकार से हेपेटाइटिस बी का भी रिस्क है। लेकिन जो है अच्छी बात यह है कि भारत सरकार या भारत में हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए जो अच्छी सुविधाएं हैं, वो उसका टीकाकरण है, सारा सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कोविड-19 के लिए भी ऐसा ही सब कुछ हो जो ज़्यादा रिस्की ना हो। चलिएगा, कोई बात नहीं, फिलहाल तो आप अभी सतर्क रहकर अपना ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस बी क्या है, कैसे फैलता है, खतरनाक कैसे है, और इसका यानी कि क्या कैसे है। इस बार मुख्य विषय क्या था, दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाते हैं। इस बार मुख्य विषय क्या था वो बताया, 28 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, वीडियो को जो है आप बीच बीच में रोक रोक कर लिखते चलिएगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये संभव नहीं है कि मैं बीच में रुक जाऊं। आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो को रोक दीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10। ठीक है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाते हैं। तो ऑप्शन लिखे हैं वो 29, 28, 30 और 25। सही आंसर है 25 जुलाई। 25 जुलाई को हर साल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं। इसका छोटा सा स्पष्टीकरण, उस पर नज़र डाल लेते हैं। लिखा हुआ है कि हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि पृथ्वी हमें सीमित मात्रा में ऐसी चीज़ों की आपूर्ति करती है जिन पर हम सभी पूरी तरीके से निर्भर हैं, जैसे पानी है, हवा है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं। तो ये बात तो जो है वो एकदम सही है साथियों। आपको, हमें, हम सबको जो है, जो ये प्राकृतिक जो संरक्षण है, इस प्रकृति का संरक्षण जरूर करना चाहिए। पानी है, मैं आप लोगों से कई बार ये चीज़ें बताते रहता हूँ, सारे आंकड़े भी आपको मैंने क्लासेस में कई बार बताए हैं। पानी और हवा को लेकर, पेड़ पौधों को लेकर कई बार मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े बताए हैं कि कैसे क्या चीज़ें यहाँ पर जो है मुश्किल में हैं। पानी जो है इसका भी आप जो है संरक्षण करिएगा कम से कम, यानी इसका ये सदुपयोग करिएगा, ये कह सकते हो आप। दुरुपयोग मत करिएगा किसी भी चीज़ का, क्योंकि आप किसी भी चीज़ का अगर दुरुपयोग करते हैं तो वो भविष्य में आपके लिए और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक साबित होती हैं। इस वजह से ध्यान दीजिएगा, हर साल विश्व प्रकृति संरक्षण 28 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। दोस्तों, आज के सारे क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम आदि जगहों पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पहले आप चीज़ों को लिखिएगा, फिर आप PDF से उन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए आसान होगा। और जो है आज के लिए इतना ही, बाकी अगला जो वीडियो है कल या परसों में फिर से अपलोड होगा, तो उसके लिए आप वेट करेंगे और हम आपके लिए कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक जानकारी छोटी सी और ये कि आपका जो संस्थान ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट है वो इस समय एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को। ऑनलाइन बैचेस कई सारे यहाँ पर सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पर। तो जिन लोगों ने अभी तक भी ज्ञान सागर का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, वो सबसे पहले ज्ञान सागर का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है वो आपको दे दिया जाएगा, और आप
कोई भी तैयारी जो करना चाहते हैं, जो कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, उन सारे बैचेस, एसएससी हो, लेखपाल हो, पुलिस हो, मैथ्स से स्पेशल हो, कोई भी बैच हो, वो सारे बैचेस वहाँ पर आपको सफलतापूर्वक वहाँ पर रन कराए जा रहे हैं। आप ये इस लिखे हुए नंबर पर कॉल करके बाकी की जो विस्तृत जानकारी है वो सर से प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।